अगर एक व्यक्ति एक बिजनेस ओनर है, उसको सबसे पहले किस डायरेक्शन में बैठना चाहिए, वो डायरेक्शन में आपसे जानना चाहूंगा। साउथ वेस्ट में बैठना चाहिए Okay. और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। करता हूँ, एक हस्बैंड एंड वाइफ है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन सडनली अपने घर में कुछ चेंजेस उन्होंने ऐसे कर दी। लेट सपोज कि उन्होंने बेड की डायरेक्शन बदल दी, उन्होंने मिरर की डायरेक्शन बदल दी, एक्स वाई जी कोई भी रीज़न हो सकता है। लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन पहुंच गई जो डाइवोर्स केसेस तक जाने को तैयार हो गई है, सब कुछ अच्छा चलने के बावजूद। क्या लगता है मेजर रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले इनको साउथ वेस्ट चेक करना चाहिए। वाई साउथ वेस्ट? साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ राहु एंड नैऋति। नैऋति कौन सी है? जो डेमल्स की मदर है, राक्षसों की माँ है। ओके। देखिए, अगर किसी के घर में वास्तु दोष है तो यहाँ तक कि कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। बिल्कुल, अगर नॉर्थ ईस्ट में वास्तु से कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। ईस्ट में किसको सोना चाहिए? जिसको मेमोरी को शार्प करना है, जिसको हेल्थ को इम्प्रूव करना है, जिसको स्पिरिचुअलिटी इम्प्रूव करनी है, जिसे सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है, ईस्ट डायरेक्शन में सिर करके सोना चाहिए। और अगर स्टेबिलिटी चाहिए, शांति चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो तब हम जो लकीरें इस दुनिया में पर लेकर आते हैं जब हम पैदा होते हैं और जब अब मरते हैं, क्या हमारी लकीरें बदल चुकी होती हैं हाथों की? इसमें आधी हकीकत है और आधा फसाना है। बताता हूँ कैसे। मनी लाइन कैसे मैं देख पाऊंगा अपने हाथ में, बेसिक तरीके से हर एक उस ऑडियंस को जो समझ आ जाए कि अगर ये लाइन ठीक है तो मनी का फ्लो बना। ओके, मैं बताता हूँ मनी लाइन में क्या होता है। मनी लाइन देखो, फेट लाइन को बोलते हैं, सन लाइन को बोलते हैं, और एक मर्फी लाइन को बोलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है, अगेन इट्स अ वेरी स्पेशल एपिसोड। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जिसके बारे में हर एक व्यक्ति बात करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज को अच्छे से समझा नहीं जाता। और यहाँ तक कि काफी ऐसी चीजें भी हैं जो झूठी तक साबित होती है। हम बात करेंगे वास्तु की, क्योंकि इतने ज्यादा वास्तु कंसल्टेंट आ चुके हैं, पता लगाना कि कौन कितना सच है, कौन कितना झूठा बहुत मुश्किल हो चुके हैं। ऑथेंटिसिटी पर जज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनकी जो कह लीजिए रेमेडीज हैं, जो उनका ज्ञान है वास्तु को लेकर, जो उनकी समझ है, जो वो अपने गेस्ट अपने क्लाइंट्स को बताते हैं, 100% सच ही होता है। और आज हम उनसे इस पॉडकास्ट में जानेंगे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स वास्तु से रिलेटेड और साथ साथ पामिस्ट्री से भी रिलेटेड कुछ जानेंगे कि कैसे हाथों की लकीरें आपका जीवन तय करती है। देखो, कहते तो हैं कि मरने से लकीरें मिट जाती है, लेकिन जिंदा रहने से लकीरें बदल जाती हैं। तो क्या ऐसा होता है? क्या जो हम हाथ में तकदीर लिखवा कर लाते हैं, क्या वो बदल सकती है? ये भी जानेंगे हम इस पॉडकास्ट में। बिना किसी देरी के हम पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, उनका नाम है MK वर्मा। ही इज अ वास्तु कंसल्टेंट एज वेल एज पामिस्टर। पामिस्ट्री में उन्होंने महारत हासिल करी है, लेकिन ये मैं नहीं कह रहे, उनका जवाब ही बताएंगे। और साथ साथ जिस तरीके की नॉलेज वो प्रोवाइड करेंगे, आई होप यू गाइस विल गोइंग टू लव इट। कुछ नया लेकर आ रहे हैं हम इस पॉडकास्ट में, एंड उनका एक्सपीरियंस भी काफी सालों से इस पर्टिकुलर फील्ड में है। लेकिन मैं चाहूंगा कि वो खुद से अपने बारे में बताएं। सो बिना किसी देरी के पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। वेलकम MK सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे सर। यस सर। सो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा पहले तो, कि आप कुछ शब्दों में ऑडियंस को अपने बारे में बताइए, क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ कह दिया, लेकिन आप अपने शब्दों में बताइए प्लीज। देखिए, अपनी चीजें बताना इज नॉट गुड, जस्ट इंट्रोडक्शन। ओके। आई एम MK वर्मा। मैं ज्योतिषाचार्य हूँ, वास्तुविद हूँ, पामिस्ट्री एक्सपर्ट हूँ, फेस रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, और इसके साथ साथ चक्रा हीलिंग एक्सपर्ट भी हूँ। क्या बात है ऑल ओवर इंडिया मैंने सेमिनार किए हैं फेस रीडिंग के, जी। वास्तु के ऊपर, पामिस्ट्री के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। और ज़्यादा नहीं इसमें घमंड की बात, मेरे क्लाइंट्स इंडिया के टॉप क्लाइंट्स में से हैं। दिल्ली के एलाइट क्लाइंट्स मेरे क्लाइंट्स हैं। और जहाँ पर लोग वास्तु के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स को ढूंढते हैं और उसमें चयन करना होता है, तो बाय गॉड ग्रेस मेरा चयन वो करते हैं। उसका कारण है क्योंकि जो मैंने रेमेडीज की है अपने क्लाइंट्स के ऊपर, उसका रिजल्ट आया, और बाय द वर्ड ऑफ माउथ वो मेरे ऊपर फेथ करते हैं, मेरे पास आते हैं। क्या तो बात। दैट्स द मेन थिंग। मेरा लाइफ में एक ही मोटिव है
कि अगर काम करना है फेयरली करना है, कोई झूठ नहीं बोलना, किसी को झूठ या जिसको डराना होता है वो नहीं मैं करता कभी भी। Got और इवन ये होता है जहाँ रेमेडीज भी होती है ना, मैं वहाँ पर उनको वैदिक रेमेडीज बताता हूँ, ना कि उनको प्रीशियस स्टोन्स बता दिया या कुछ और बता दिया ये पहन लीजिए, नहीं, मैं उनको वैदिक रेमेडीज बताता हूँ, वही लॉन्ग लास्टिंग होती है। गॉट इट, परफेक्ट। एंड काफ़ी कुछ देखिए जानने को मिला आपके खुद के शब्दों से। एंड जैसे कि हमारा टॉपिक सर वास्तु पर है, मैं वास्तु से रिलेटेड पहले आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में आज भी वास्तु को लेके काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं है। ठीक है, पहले तो हम बात करते हैं कि बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी लोग अपनी लाइफ में बिजनेस सेटअप करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कमियां रह जाती हैं, सक्सेस नहीं मिल पाती, वो नंबर्स अचीव नहीं हो पाते, कह लीजिए कभी किसी की गलती निकल जाती है, कभी कुछ हो जाता है, मीन्स जो ग्रोथ है ना वो नहीं मिल पाती। और कहने को सब कुछ ठीक है, दैट पर्सन इज डूइंग देयर बेस्ट, लेकिन फिर भी इश्यूज आते हैं। पहला मेरा ये सवाल रहने वाला है कि अगर एक व्यक्ति एक बिजनेस ओनर है, उसको सबसे पहले किस डायरेक्शन में बैठना चाहिए, वो डायरेक्शन में आपसे जानना चाहूंगा। एक बिजनेस ओनर को साउथ वेस्ट में बैठना चाहिए और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। साउथ वॉल उसकी मोटी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए, कुर्सी उसकी सॉलिड होनी चाहिए, और उसकी कुर्सी के पीछे कोई विंडो, कोई डोर या कोई भी डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, उसकी जो फर्श का स्लोप है फैक्ट्री का या ऑफिस का ना, वो थोड़ा सा साउथ में एलिवेटेड होना चाहिए और नॉर्थ में थोड़ा सा डिप्रेस होना चाहिए। ओके, इसका एक कारण है, कई जगह पर नॉर्थ का ऊंचा होता है और साउथ का नीचा होता है फर्श का लेवल। राइट, तो ऐसे प्रॉब्लम ये आती है कि ऐसे व्यक्ति कर्ज में फंस जाते हैं, उनका कर्ज नहीं उतर पाता। माय गॉड, तो इसलिए साउथ को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। साउथ इज द डायरेक्शन ऑफ स्टेबिलिटी, साउथ इज द डायरेक्शन ऑफ सिक्योरिटी, साउथ इज द डायरेक्शन ऑफ यमा, ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स। सेकंड चीज, उनका नॉर्थ खुला होना चाहिए या हल्का होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट भी उनका हल्का होना चाहिए, खुला होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हल्का फाउंटेन यहाँ पे लगा सकते हैं, जी, भारी वाला नहीं। इसका एक कारण है, क्योंकि जितनी भी नॉर्थ ईस्ट हमारी भारी होगी, उतना ही व्यक्ति के जो भी ऑनर है उसके मस्तिष्क पे बोझ पड़ेगा, विचारों में क्लैरिटी नहीं रहेगी, यानी इसको मेंटल क्लैरिटी नहीं रहेगी बल्कि मेंटल बर्डन रहेगा। तो ऐसे में ना सही डिसीजन ले पाएगा और ना ही कुछ उसकी ग्रोथ होगी। तो ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। थर्ड है फिर एंट्रेंस की, एंट्रेंस प्रॉपर होनी चाहिए, एंट्रेंस के सामने कोई वेधा नहीं होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी भी इंडस्ट्रीज को ग्रो करने की ज़रूरी होती है कि वहाँ पर इंडस्ट्री का जो बोर्ड होता है वो अच्छा होना चाहिए और ये रात को चमकना चाहिए, यहाँ पर लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए और क्लटर नहीं होना चाहिए आसपास। गॉट इट, गॉट इट, यहाँ पर बिल्कुल क्लीननेस होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जहाँ मेन गेट होता है फैक्ट्री का कुछ भी, वो हल्का सा एलिवेटेड होना चाहिए, यानी एक टाइप की थ्रेशोल्ड होनी चाहिए वहाँ पर। बहुत ही नई इससे चीज बताई। इससे नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी और पॉजिटिव एनर्जी नहीं जाएगी। गॉट इट, देखिए छोटी छोटी चीजें अगर इंसान देखने लग गया तो शायद सॉल्यूशन तो यही है। अब आपको एक चीज़ और बताऊंगा, प्लीज। क्योंकि दर्शकों को ये तो बताया जाता है कि साउथ वेस्ट में बैठना चाहिए। क्यों बैठना चाहिए? क्योंकि यदि साउथ वेस्ट में व्यक्ति बैठेगा, बॉस बैठेगा, तो उसके सबऑर्डिनेट उसको सुनेंगे, ओके, और यदि नहीं बैठेगा, कहीं और डायरेक्शन में बैठेगा, तो उसकी बात को नहीं सुनेंगे। अथॉरिटेटिव कमांड यहीं से आएगी। देखिए हमारी वास्तु में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सिस है नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। अगर ये बैलेंस हो गई ना तो आधा वास्तु बैलेंस हो जाता है। मेन डायरेक्शन बेसिकली ये जिनसे हाँ। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। हाँ। और साथ साथ ये भी बता दीजिए हमके सर कि सेल्स टीम को एक्चुअल में किस डायरेक्शन में बैठना चाहिए, जहां से सेल्स आए, जहां से लीड्स आए, जहां से बाइंग एंड सेलिंग हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये स्पेसिफिक नहीं है, इसके ओके, काफ़ी आंसर हो सकते हैं। मैं बताता हूँ। प्लीज। सबसे पहले देखिए आपका बिजनेस क्या है, क्या उसमें लिक्विड कैश का है, फिर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का है। यदि ये है तो आप अपनी सेल्स टीम को साउथ ईस्ट में बिठाइएगा। अगर ये क्रिएटिविटी का है तो ईस्ट में बिठाइए, आइडियाज़ का नॉर्थ ईस्ट में बिठाइए, और अगर आपने कहीं से अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है तो उसको नॉर्थ में बिठाइए। किसी एक डायरेक्शन डिपेंड करता है आपका बिजनेस का क्या नेचर है और उसके अकॉर्डिंग क्या आप सेल कर रहे हैं, क्या आप परचेज कर रहे हैं, क्या आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं।
अच्छा, एक चीज और है, जी। आपने सेल्स टीम तो कर ली, लेकिन जो आपका फिनिश गुड है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसको नॉर्थ वेस्ट में रखना चाहिए, वायव्य कौन बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम फिनिश जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा उसको रखेंगे तो आपका बहुत जल्दी सेल होगा। आपने इसको गलत डायरेक्शन में किया तो ये सड़ता रहेगा, सेल नहीं होगा इतना। देखिए, छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको यदि हम नजरअंदाज कर दे तो इससे गंभीर वास्तु दोष हो सकते हैं। अच्छा, एक और मिथ होती है, लोग कहते हैं वास्तु दोष। देखिए, वास्तु दोष एकदम से काम नहीं करता, ये धीरे धीरे काम करता है और एक वक्त आने के बाद ये इतना गंभीर हो जाता है कि इसके हमारे हमें बहुत ही ज्यादा एडवर्स इफेक्ट फील होते हैं। ओह माय गॉड। तो अब ये कहें किसी का काम अच्छा चल रहा है, उसका वास्तु दोष है और वो नहीं मानता है, कि कहते हैं नहीं ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, आई डोंट बिलीव इट। ओके, यू डोंट बिलीव, वंस योर एडवर्स टाइम अप्रोचेस, तो ये वास्तु दोष आपको ऐसे पलटने देगा कि आप इधर उधर भागोगे। उसके बाद आपको वास्तु कंसल्टेंट याद आएंगे और उसमें भी ये होगा कि आपको सही मिलता नहीं मिलता, इट्स ए मैटर ऑफ चांस। दैट इज वेरी, ये चीजें लेकिन कहीं ना कहीं इंसान को समझना पड़ेगा, एफर्ट मार के कोई सच्चा व्यक्ति मिल जाए। ठीक है। एम के सर, एक चीज और बताइए, अगर जी। हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस को ग्रो करना है, तरक्की में चाहिए, मींस पैसे का इनफ्लो आउटफ्लो, आपने बता दिया कि साउथ डायरेक्शन बहुत मैटर करती है, वहीं से ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है कि डेप्थ्स बहुत बढ़ जाए। लेकिन सर, मैं चाहता हूं कि आप ये बताएं कि डेप्थ्स ना हो, उसके लिए क्या करें बिजनेस में, क्योंकि देखिए इंसान लोन लेके भी तो काम करता है बिजनेस में। ऐसी कोई डायरेक्शन में या कुछ ऐसा कुछ रखने से या ऐसा कुछ बदलाव करने से क्या इंसान अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है? ये आपको मैंने बता दिया है, स्लोप फर्श का होगा साउथ से नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। ओके, ये बता साउथ में हल्का सा एलिवेटेड और नॉर्थ में थोड़ा कम, तो ठीक उससे है। कर्ज अगर होगा तो वो जल्दी पे ऑफ हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, इसके बाद एक होता है, अब ये बिजनेस में ना बहुत सारी चीजें होती है। एक होती है जैसे किसी का रियल एस्टेट का बिजनेस है, उसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न आती है। एब्सोल्युटली करेक्ट। उसके लिए आपको वेस्ट डायरेक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। लिक्विड कैश अगर आपको चाहिए होता है, आपका बिजनेस अगर लिक्विड कैश का है, तो आपको साउथ ईस्ट को बैलेंस करना पड़ेगा। आइडियाज कह दो, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये अगर आपने किया और मेन डोर की सिचुएशन ठीक हुई, तो आपके ऊपर यदि आपने कर्ज भी लिया जल्दी पे ऑफ हो जाए, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी। नॉर्थ में भी अपॉर्चुनिटी का, दिस इज जोन ऑफ अपॉर्चुनिटी। नॉर्थ क्या होता है, कुबेर का भी जोन है और ये महालक्ष्मी के आगमन का भी जोन है। यहाँ पर वाटर एलिमेंट्स को एक्टिव करना चाहिए। इस डायरेक्शन में एक मिरर लगा दो, अच्छा होता है। एक चीज और है, कोई भी फैक्ट्री का जो कैश का ऑफिस होता है, तो मेरी एक फ्री एडवाइस है कि उसके कोशिश करे वो साउथ वेस्ट में हो, जो भी लोग करें। अगर फैक्ट्री या प्रीमाइसेस के बिल्कुल साउथ वेस्ट में नहीं पॉसिबल, तो जो भी रूम है उसके साउथ वेस्ट में रखें तिजोरी, और उसके बिल्कुल सामने नॉर्थ वॉल पे एक शीशा रखे जो जिसमें उसका रिफ्लेक्शन आए। अब आप पूछेंगे कि ये क्यों? ऐसा क्यों सर? देखो, शीशा होता है मिरर, इसके दो फंक्शन होते हैं, एक रिफ्लेक्शन और एक एनहेंसमेंट। ओके। जब तिजोरी का दरवाजा खुलेगा तो मिरर उसके जो मनी की रिफ्लेक्शन वो वापस तिजोरी में भेजेगा, तो क्या होगा, लक्ष्मी जी जाएंगी नहीं, आएंगी आएंगी। गॉट इट। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और यदि इसका उल्टा कर दिया जाए, नॉर्थ में आपने रख दिया सेम और साउथ में वो जा रहा है, तो आपका अननेसेसरी एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे। कुछ लोग क्या क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ मनी, तो लॉकर को नॉर्थ में रखते हैं जी। खुलेगा कहाँ पर, वो साउथ की तरफ खुलेगा, तो दैट्स बेस्ट, दैट्स वर्स। वेस्ट है कि अगर हम साउथ वेस्ट में रखें लॉकर और जो नॉर्थ की तरफ खुले। गॉट इट। और ये सच है, देखिए कहीं ना कहीं लोग लॉकर के अंदर मिरर भी इसलिए लगाते हैं, शायद वास्तु की कोई ना कोई रेमेडी एक हाँ, तरीके से। बिल्कुल, ये भी वही सेम होती है, एनहेंसमेंट और रिफ्लेक्शन। राइट। और ये बहुत कॉमन है आई गेस, मोस्टली जितने भी लॉकर्स होते हैं हम देखते हैं कि उन्होंने मिरर भी लगाए होते हैं, एक गड्डी की जगह दो गड्डी दिख रही होती है किसी की। चलिए, एक मैं अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, प्लीज। इंडिया में टॉप आप बताइए बिजनेसमैन कौन है, टॉप बिजनेसमैन? सर, मुकेश अंबानी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल। राइट। हम्म एंड बिरला ग्रुप्स की अगर हम बात कर लें,
उनके ठीक जो है। सीईओ है आदित्य बिरला, जो अदानी है। अदानी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल। ठीक है। दीज आर द नोन वंस। सेकंड क्वेश्चन, कभी आपने ध्यान दिया ये क्यों है, या ये किस कास्ट से बिलोंग करते हैं? गुजराती, गुजरात। मारवाड़ी, बनिए। ये मैं इसको ये इनकी कास्ट की मैं स्पेशली बताता हूँ, ये लक्ष्मी को पूजते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो तिजोरी में भी धूप बत्ती देते हैं, धूप बत्ती दिखाते हैं ना कि लक्ष्मी माँ की पूजा कर रहे हैं। तो ये क्या, ये सकारात्मक ऊर्जा दी है ना उन्होंने, बिल्कुल से पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम तिजोरी में जितनी भी सकारात्मक चीजें रखेंगे उतनी ही एनहेंसमेंट होगी। अब मुझसे कई बार दिवाली के टाइम में मेरे क्लाइंट्स बिजनेसमैन भी होते हैं, हाउस हाउस के भी होते हैं, या फिर ऑफिस के होते हैं, वो मुझसे अभिमंत्रित कौड़ी ले आते हैं और उसको तिजोरी में रखते हैं लाल कपड़े में। और मेरे पास लाइन लगी होती है, पहले से एडवांस हुई होती, वर्मा जी मेरे लिए आप रखना, ऐसे करके मेरे फैमिली के इतने मेंबर उसके लिए रखना, और उसका रिजल्ट आता है। इवन मैंने खुद अपने घर में रखा है, क्या बात है। मैंने अपना लॉकर भी ऐसे ही किया है, और उसमें कौड़ी भी रखी है, शीशा भी लगाया, और सामने मिरर लगाया। सारी चीजें खुद भी आप फॉलो कर रहे हैं। ऑब्वियसली तभी मैं आज यहाँ पर हूँ। क्या बात है सर। 20 साल पहले जब मैंने सीखना शुरू किया था, जी। आई यूज टू बी एन ऑर्डिनरी पर्सन। ओके। कोई इतनी ग्रोथ नहीं थी। मैंने सीखा धीरे धीरे, इसको पहले अपने आप मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। जब मैंने खुद इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तब मैंने देखा इसका रिजल्ट आया। उसके बाद में मैंने उसको रेमेडी को दूसरे को देना शुरू किया। ये नहीं कि मैंने कहीं से पढ़ा और उसको मैं किया। कोई भी रेमेडी होती है, यदि कहीं किसी ग्रंथ में पढ़ते हैं तो मैं उसको ब्लाइंडली फेथ नहीं करता। मैं देखता हूँ उसमें लॉजिक क्या है। जब तक लॉजिक नहीं होगा तब तक मैं उस रेमेडी को नहीं बताऊंगा। अगर लॉजिक होगा और तभी इफेक्ट आएगा, क्योंकि अगर अब एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। बात हुई हमारी मिरर की। घर में कहते हैं बेडरूम के सामने मिरर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वास्तु कहता है इससे क्या होता है कि इससे हमारे पति पत्नी में गलतफहमी होती है और किसी तीसरे के आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, परफेक्ट। अब ये तो वास्तु में बताया, इसका लॉजिक क्या होगा? देखिए, जो मिरर होता है, मिरर काम क्या है? रिफ्लेक्शन और एनहेंसमेंट। राइट। हमारे जब हम सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन रेस्ट करता है। अचानक हमने सडनली हमारी आंख खुली और शीशे में हमने अपना रिफ्लेक्शन देखा। हमें तो पता है हमारा रिफ्लेक्शन है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन वहां से डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। और जब सबकॉन्शियस ब्रेन डिस्टर्ब होगा तो हमारी इंसोमेनिया भी होगी और इरिटेशन भी होगी, और धीरे धीरे क्या होगा, चीज़ों को समझ नहीं पाएगा कि ये क्या है। अपनी, जिसको कहते हैं ना खून तक निकालना, या वो अपनी एनर्जी को किसी वे में बाहर निकालना, एंड दैट टू इन नेगेटिव वे। तो इसी कारण मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। गॉट इट। ठीक है, यहीं से शुरुआत करते हैं। कुछ कपल से रिलेटेड भी मैं जानना चाहूंगा जी। कि आपने ये बात कही कि इन सब चीज़ों की वजह से भी कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं, लेकिन मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। एक हस्बैंड एंड वाइफ है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन सडनली अपने घर में कुछ चेंजेस उन्होंने ऐसे कर दी। लेट सपोज कि उन्होंने बेड की डायरेक्शन बदल दी, उन्होंने मिरर की डायरेक्शन बदल दी, XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है। लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन पहुंच गई जो डाइवोर्स केसेस तक जाने को तैयार हो गई है, सब कुछ अच्छा चलने के बावजूद। क्या लगता है मेजर रीज़न क्या हो सकता है? क्योंकि सबसे पहले इनको साउथ वेस्ट चेक करना चाहिए। वाई साउथ वेस्ट? साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ राहु एंड नैऋति। नैऋति कौन सी है? जो डेमल्स की मदर है, राक्षसों की माँ है। ओके। देखिए, जो देवताओं की माँ है वो अदिति है, और जो असुरों की माँ है वो नैऋति है। तो इस ये जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर इम्बैलेंस हो जाए ना तो आदमी को अपनी सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आती है, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आती है, और साथ में पीस में प्रॉब्लम आती है। इनफैक्ट अगर मास्टर बेडरूम आपका इस डायरेक्शन में नहीं, या इस साउथ वेस्ट में आपका टॉयलेट हो गया, वहां पर वाटर एलिमेंट पहुंच गया, बर्बाद हो जाओगे। ओ भाई। मेरे पास ऐसे 5-6 केसेस हैं, और उसमें भी ये हुआ कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने कहा कि हमने इससे वास्तुविद के पास गए थे, उसने कहा ये टेप लगा दो, ये कर दो, पिरामिड लगा दो, ये कर दो।
तो नहीं कुछ हुआ। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, अब इसको ना हम रेमेडियल वो करेंगे और थोड़ी बहुत हल्की सी तोड़-फोड़ के साथ करेंगे। उसमें डायरेक्शन चेंज करनी होती है, वाटर की एलिमेंट अच्छा इम्पोर्टेंट ये पता है क्या है? इसमें जो पॉट की डायरेक्शन वो भी मैटर करती है, वाटर किस डायरेक्शन निकलेगा वो मैटर करती है, आपके स्विचेस की डायरेक्शन क्या है ये मैटर करती है, इसका कलर क्या है वो मैटर करती है, फिर आपका शावर किस डायरेक्शन में वो मैटर करता है। और कई बार तो हमें जो एक्सटेंशन होती है या कोई डिप्रेशन होती है इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, वो हम काट के करते हैं। तो सबसे पहले देखिए उस कपल की एक तो बेड की पोजीशन ठीक नहीं होगी। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। जब भी कोई न्यूली मैरिड है ना कपल, जी। तो उसको नॉर्थ में कमरा देना चाहिए। ऐसा क्यों? बताता हूँ। नॉर्थ में अगर कमरा देंगे तो उनकी कामनाएँ भड़केंगी। वो अपने मैरिटल ब्लिस को एन्जॉय करेंगे। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने किया, तो इतनी ज़्यादा उनके वो मतलब सुख भोग चुके हैं, उसके बाद एक-दूसरे आसक्ति होनी शुरू हो जाएगी। ये भी एक डाइवोर्स का कारण है। कपल में एक अट्रैक्शन रहना चाहिए। अच्छा बेड पे भी ये होता है कि जहाँ पर हस्बैंड सो रहा है, उसके राइट में वाइफ को सोना चाहिए। होता उल्टा घर में अधिकतर। हस्बैंड सो रहा है सॉरी मैं गलत बोल गया। ये कर रीटेक प्लीज। हाँ। होता ये है कि हस्बैंड के लेफ्ट में वाइफ को सोना चाहिए, ना कि वाइफ के लेफ्ट में हस्बैंड को। ये एक बहुत बड़ा वास्तु इम्बैलेंस करता मतलब है। बेसिकली हस्बैंड के लेफ्ट में सोना चाहिए वाइफ को, हाँ, राइट? गॉट इट। जबकि होता ये अधिकतर केस में वाइफ हमारी हस्बैंड के राइट में सोती है। और ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है ये भी। बहुत बड़ा वास्तु दोष है। क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इससे? इससे इम्पैक्ट होगा कि औरत जो होगी, वाइफ या जो भी घर की वो लेडीज़ होंगी, वो डोमिनेट हो जाएगी। वो अच्छा हो रहा अपनी बात को मनवाने की कोशिश करें, वहीं से फ्रिक्शन पैदा होगी। देखिए मैरिज क्या है? मैरिज इज़ द ग्रेटेस्ट एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। इट इज़ द एडजस्टमेंट भी और उसमें सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। एक-दूसरे के साथ फेथफुलनेस करनी पड़ती है, लव देना पड़ता है। एक भी चीज़ में कमी होगी ना मैरिज बिखर जाएगी। ठीक, और ये बहुत बड़ी बात कही आपने डोमिनेटिंग वाली, काफी लोग क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ। वो तो ये भी कह देंगे कि मेरी वाइफ तो ऐसी डोमिनेट करती है राइट में लेफ्ट में सोने के बावजूद भी, तो बट यस दिस इज द फैक्ट। एक चीज़ और भी होती है, अगर आपने न्यूली मैरिड को आपने नॉर्थ ईस्ट में सुला दिया, ठीक है। तो क्या होगा उनकी प्रोजनी आने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये डायरेक्शन है ही नहीं इसके लिए। ये डायरेक्शन है स्टडी के लिए या फिर आपकी मेडिटेशन के लिए। ये इस डायरेक्शन में काम का नहीं होना चाहिए ज़ोन। काम का ज़ोन होगा तो इसमें क्या होगा कि उसके हेल्थ इश्यू भी आएँगे वाइफ़ के। और एमके सर एक चीज बताइए, अगर पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि अगर किसी के घर में वास्तु दोष है तो यहाँ तक कि कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है? बिल्कुल, अगर नॉर्थ ईस्ट में वास्तु से कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। एक और चीज़ देखते हैं, अगर मान लेते हैं उनका नॉर्थ वेस्ट में रूम हो गया कपल का, जी। तो जो वाइफ़ होगी ना उसके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएँगे और उसकी गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ये थंब रूल है। एक्सपीरियंस से मैंने ये महसूस किया मैंने एक्सपीरियंस ये मेरा है, मैंने देखा है कई लोगों के घर में, उनको मैंने करेक्शन भी किया है। एक कई बार मैं देखता हूँ कि कई जिस लड़की की शादी नहीं होती ना, तो वास्तुविद बोलते हैं कि इसको नॉर्थ वेस्ट में सुलाना शुरू कर दो। उसको नॉर्थ वेस्ट में सुलाना शुरू किया, उससे उसकी जो मंथली साइकिल है, वो डिस्टर्ब हो गई। कई केसेज़ है, मैंने उनको झाड़ा कि आपने क्यों किया? कहते जी अब मैं तो उस XYZ वास्तुविद ने बोला था। मैंने ठीक है, आपको गलत बोला, आप इसका कमरा शिफ्ट कीजिए। मेरे केस में क्या होता है, मैं ना कभी ऐसे ब्लाइंडली वास्तु नहीं करता। जिसकी प्रॉब्लम हो रही है उसकी मैं पहले कुंडली एनालाइज़ करता हूँ और फिर उसके बाद में रूम वगैरह सब कुछ सिलेक्ट करता हूँ कि उसको ये रूम होना चाहिए। ये मैटर करता है। इसमें एक एक्सेप्शन है, जो हाउस ओनर है उसको मैं कहता हूँ कि आपने साउथ वेस्ट रूम ही लिया ना अभी, इसके अलावा आपने कोई दूसरा रूम नहीं लेना। क्योंकि साउथ वेस्ट में अगर ये कपल रहेगा ना, जो मेन कपल है, तो उसके परिवार के बाकी सदस्य इसकी बात को सुनना शुरू कर देंगे। आप इसका अवॉइड कर दो। बच्चों साउथ वेस्ट में सुनाना शुरू करो, वो आपकी बातें नहीं मानेंगे। गॉट इट। ठीक है। अच्छा, जब घर की बातें हो रही है ये भी बता दीजिए कि लेट्स सपोज बच्चों का ध्यान नहीं होता, स्टडीज में फोकस नहीं होता, कहीं ना कहीं मन भटकता रहता है, एग्जाम्स भी ऑलरेडी चल रहे होते हैं, ऐसे केस में स्टडी की प्रॉपर डायरेक्शन क्या होती है कि जिससे उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले, मतलब चीजें जल्दी याद हो जाए, मेमोरी शार्प हो? कौन सी डायरेक्शन मैटर करती है?
इसके ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। बच्चे को ना आप ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में सुनाना शुरू कीजिए, इसका ब्रेन डेवलप हो जाएगा बहुत। और ईस्ट में भी खाली होता है। देखिए बहुत अच्छी आपने एक क्वेश्चन रेज किया, इसमें मैं आपको एडिशनल वो देता हूँ एक Please. नॉलेज। ईस्ट में किसको सोना चाहिए? जिसको मेमोरी को शार्प करना है, जिसको हेल्थ को इम्प्रूव करना है, जिसको स्पिरिचुअलिटी इम्प्रूव करनी है, जिसे सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है, ईस्ट डायरेक्शन में सिर करके सोना चाहिए। और पर्टिकुलरली ईस्ट रूम में अगर हो जाए तो बेस्ट है। और अगर स्टेबिलिटी चाहिए, शांति चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो तब साउथ वेस्ट। Okay. एक चीज और है, अगर किसी को नेम फेम और प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो वेस्ट में सो सकता है, लेकिन ये वेस्ट डायरेक्शन है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं सोया जा सकता। कई बार मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं ना, जैसे बॉस हो गए किसी कंपनी के, तो उनके ऑफिस में साथ में एक रेस्ट रूम भी होता है। मोस्टली कंपनीज में होते हैं। तो मैं उसमें कहता हूँ कि आप अपना बैठ के इस ढंग से कीजिए, आपका सिर्फ वेस्ट की तरफ हो। उससे क्या होगा, उसको एक तो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलनी शुरू हो जाएगी, सेकंड उसको नेम फेम प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, स्टेबिलिटी यहाँ से भी आती है, वैसे भी स्टेबिलिटी आएगी, और सैटर्न से संबंधित कोई प्रॉब्लम होगी वो भी आपकी सॉल्व शुरू होनी शुरू है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि उससे सोना कितनी देर होता है, 1 घंटे 2 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे। कोई बॉस 3 घंटे तो सो नहीं सकता, इतना बिजी होता है। तो आधा घंटा 1 घंटे सोना वो बेस्ट के लिए बेस्ट है। तो उसमें उसको नेम फेम रेस्पेक्ट मिलेगी। मतलब ये है कि लेकिन घर के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि वो साउथ वेस्ट, साउथ में करे स्थित या जी, फिर जी। ईस्ट में करे। गॉट इट। अब एक चीज बताइए एमके सर, अब आपने इतने सारे वास्तु विजिट्स करे अपनी लाइफ में, काफी एक्यूरेसी आपने फेस भी करी है कि जहां पर फीडबैक्स आपको पॉजिटिव आए हैं, लेकिन जब भी आप किसी के घर में जाते हैं वास्तु विजिट के लिए, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो मोस्टली एक कॉमन मिस्टेक है हर एक व्यक्ति कर रहा है आज की डेट में, क्या लगता है आपको? बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहली बात है मेन डोर की या मेन एंट्रेंस की पोजीशन। कई बार देखा मैंने लोगों के, कुछ आजकल महाराष्ट्रियन कल्चर चल गया कि घर के आगे घर में जूते चप्पल लेकर आते हैं और घर के बाहर निकाल देते हैं। सही, तो बहुत कॉमन है, इनफैक्ट बहुत एवरीवन डू दैट। बहुत कॉमन है ना। तो ये गलत है। आपने जहां भी क्लटर और गंदगी मेन डोर के पास करनी शुरू की, आपकी अपॉर्चुनिटी उतनी दूर होनी शुरू हो जाएगी। एक लोग क्या करते हैं कि मेन डोर जो होता है वहां पर अंधेरा रखते हैं। अंधेरा नहीं होना चाहिए। एक चीज मैं बताता हूँ आप प्रैक्टिकली। आप अगर अमीरों के घर जाएं, अच्छे अमीर है, तो क्या आप सबसे पहले आप क्या देखते हैं, उनके घर की एलिवेशन और एंट्रेंस बहुत ही शानदार होती है। और आपने कहा भी कि अंधेरा नहीं होना चाहिए मेन डोर पे, उनकी एंट्रेंस होती है, उसके बाद उनकी नेम प्लेट लगी होती है, प्रॉपर। प्रॉपर लगी होती है। आम आदमी ये नहीं लगाता। उनकी लाइटिंग बहुत अच्छी है, रात को देखो बड़े ब्यूटीफुली उनका नाम होता है, शाइन चमक कर रहा रहा होता होता है। है और ठीक। पॉजिटिव वाइब्स आती है जब ऐसे हम एंट्री करते हैं। जी जी, ये पॉजिटिव, लक्ष्मी का आगमन, पॉजिटिव एनर्जी आती है इससे। उनके कई जगह घर में जो अच्छे हैं कि मेन डोर से आगे जब उनका एक तो कंपाउंड वाला मेन डोर होता है, एक जो घर का मेन डोर है, उसके बाहर उन्होंने क्या क्या होता है कि एक पीतल की वेसल या कांच की वेसल होती है, उसमें ताजे फूलों की पंखुड़ी या पानी में तैर रही होती है। ओहो। दिस ऑल्सो एनहेंसेस लक। गॉट इट, ठीक। थ्रेश होल्ड होती है, थोड़ी सी ऊंची होती है। जी। इससे क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। फिर जी। क्या होता है, वो कई लोग होते हैं जो वास्तु शास्त्री बताते हैं, उनको रिकमेंड करते हैं, हम भी करते हैं कि उसको इंडोर के सामने आप तुलसी का पौधा लगा लो, बांस का पौधा लगा लो, क्रॉसुला का पौधा लगा लो, और उसको साफ सुथरा रखो, क्लटर मत होने। एक उसके सामने जितने भी अमीर लोग होते हैं, उनकी घर की सिचुएशन ऐसी थी, उनके सामने कोई वेदा नहीं होता। मतलब विदा मतलब सर? वेदा अगर मेन डोर के आगे, देखिए मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। मैं वास्तु विजिट के लिए गया, हमारे जानकार हैं, वो मेरे एस्ट्रोलॉजिकल क्लाइंट भी हैं, पामिस्ट्री भी उन्होंने वो सर्विसेज भी है। मैं उनके बिल्डिंग गया तो मैंने देखा उनकी बिल्डिंग जो थी ना, उसमें बिल्कुल सामने एक रोड आ रही है, बिल्कुल। तो दिस इज कॉल्ड द रोड वेदा। रोड वेदा, ठीक है। ठीक। अब ऐसा होता है, अगर आपके घर के मेन डोर के सामने रोड आ रही है तो अननेचुरल डेथ होगी, ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट होंगे, और कोई लाइलाज बीमारी थी। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ नीचे जो फ्लोर थे, उनका सेकंड फ्लोर था, मैंने पूछा कि नीचे के फ्लोर वाले उन पे कोई ऐसे अनटाइमली डेथ हुई? कहते हाँ जी एक्सीडेंट में हुई। मैंने कोई और? कहते एक को कैंसर हो गया। तो मैंने कहा आपकी रेमेडी से पहले उस
व्यक्ति को रेमेडी बताओ कि बाहर सबसे पहले मिरर लगवाए। वो अगर वो वास्तु विजिट अफोर्ड नहीं कर सकता कोई बात नहीं, आप उसको से नहीं तो आप लगा दो, आपकी बचाव होता रहेगा। आपके घर के आगे किसी दूसरे के मकान का कोना आना, ये भी वेद है। आपके मेन डोर के आगे सीढ़ियों का जाना, ये भी वेद है। आजकल फ्लैट्स में मोस्टली होता है, ठीक है। आपके घर के दरवाजे के सामने किसी के घर के दरवाजा होना, ये भी एक वेदा है। वास्तु दोष में आते हैं, इनकी रेमेडी करनी पड़ती है। या फिर अगर ये कॉर्नर वाला मकान है, तब भी वेदा होता है। आपके घर के आगे कोई पेड़ हो गया, इलेक्ट्रिक पोल हो गया, टेलीफोन पोल हो गया, या कोई और बड़ा स्ट्रक्चर हो गया, दिस ऑल्सो वेदा। ब्लॉकेजेस हैं एक तरीके से। बिल्कुल। क्रॉस रोड आपके घर के आगे मिल रही है, ये भी वेदा हो गया। तो ये सब नेगेटिव एनर्जी कैरी करती है। जो जितने भी रिच आदमी होंगे अच्छे, उनके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ट्राई करके देखिए। गॉट इट। तो मतलब ये जो ब्लॉकेजेस हैं सर, ये लेकिन बहुत कॉमन है हाँ, कॉमन है, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया वास्तु एकदम से असर नहीं डालती। लॉन्ग टर्म। देखो, एक प्रिंसिपल है, जी। कुंडली में आपके ग्रह की अच्छी दशा चल रही है, वो वास्तु दोष को बैलेंस कर लेती है काफी हद तक। आपको या होता है तो आपको फील नहीं होता, क्योंकि आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटी आ रही होती है, आपकी हेल्थ इशू उतने नहीं होते, आप होते थोड़े बहुत, आप उसको नहीं फील करते। लेकिन जैसे ही दशा चेंज हुई या कोई गलत दशा आई, तो वास्तु दोष अपने आगे पीछे सारा हिसाब करना शुरू कर देता है। तो इसलिए देखो, जितने भी अमीर लोग हैं वो सब वास्तु फॉलो करते हैं, और जो कॉमन पीपल वास्तु को फॉलो नहीं करते। रिजल्ट आपके सामने। सो दिस इज द रियलिटी। और फिर हम सोचते हैं कि यार ये इतना अमीर है, शायद तभी ये सब शौक पाल रहे हैं, लेकिन दिस इज नॉट द शौक, दिस इज द एक्चुअल रियलिटी। दिस इज साइंस, सुपर साइंस। सुपर साइंस। यस। अब मैं समझा कि ये चीजें कितनी मैटर करती है, और तभी जितनी ज्यादा योर इनकम, उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और उतनी ज्यादा सिचुएशन इस तरीके से बन सकती है कि कहीं ना कहीं आपको सावधानी पहले से ही बरतनी चाहिए। ये नहीं कि आप अमीर हो गए तब बरते, शुरू से। एग्जैक्टली। देखो, बारिश आती है ना, एक व्यक्ति होते हैं कहते हैं बारिश आई तो अपना छप्पर ठीक कर लूंगा। ठीक है, सही कहा। वो कहता है जब आएगी प्रॉब्लम देखो, नहीं तो पन्नी डाल लूंगा, पन्नी नहीं तो फिर उसके बाद लकड़ी डाल लूंगा, कुछ कर लूंगा, पानी टप टप करके करता है। एक व्यक्ति होता है कहते हैं कि बारिश आने में अब 3 महीने रह गए, मैं अपनी खपरेल ठीक कर लूँ, पूरी को कर लूँ। तो जिसने वास्तु रेमेडी पहले करी इन टाइम, वो व्यक्ति है जिसने बारिश के आने से पहले अपनी छत को ठीक कर लिया, क्या बात कोई है। प्रॉब्लम नहीं हुई इसकी। परफेक्ट। उसमें क्या था कि अगर छत कमजोर भी है तो वो भी मजबूत होगी, तो अगर आंधी तूफान जो मर्जी वो उड़ेगी नहीं। और एक जी। व्यक्ति जिसकी छत पहले ही कमजोर है, पानी आया कुछ आया तो ये होगी। अच्छा, वास्तु में एक पानी से मुझे एक याद आया, प्लीज। वास्तु में पानी का टपकना और सीलन का होना, ये बहुत बड़ी नेगेटिविटी एनर्जी का कारण है। इसलिए हमें एडवाइस कहते हैं कि कहीं किसी का वाटर टैप लीक नहीं होना चाहिए और सीलन नहीं होना चाहिए। सीलन जब भी होती है तो वहीं से आपकी नेगेटिव एनर्जी शुरू हो जाती है। तो किसी के घर में सीलन शुरू हो जाए तो ये इंडिकेशन है कि भैया वास्तु दोष अब यहाँ पर पनपना शुरू हो रहा है, मतलब इसलिए इमीडिएट इसको रेमेडी करनी चाहिए। टैप लीक indication- और साथ साथ सीलन की सीलन जो Tapping। ऑलरेडी। गॉट इट। बहुत बड़ी चीज है सर ये, आसान। छोटी छोटी चीज़ों का होता है। अब क्या होता है, मैं इसलिए बताता हूँ कि मेरे क्लाइंट क्यों मुझे बुलाते हैं। प्लीज बताइए। वास्तु में हमारे 45 देवता हैं, जी। ठीक है। अब उसके मर्म स्थान भी होते हैं। बिल्कुल। लोगों को तो ये नहीं पता मर्म स्थान होते क्या है। वहां पर उसने भारी चीज रख दी या कोई दीवार कंस्ट्रक्शन कुछ हुई, नेगेटिविटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। उसका फिर रेमेडी क्या होगी? जब तक रेमेडी नहीं करेंगे ना, तो ये आपकी बॉडी को खोखला कर देगी, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, तीनों ही एंगल से। तीनों एंगल से। तो मर्म स्थान का कितने वास्तुविद जानते हैं और कितना उसका ट्रीटमेंट करते हैं? मेरे ख्याल में गिनती के होंगे। वरना होता है गए वो कहते अच्छा यहाँ की ये वास्तु महावास्तु रेमेडी कर दी, ये कर दी, वो कर दी, चलो जी बड़ा अच्छा है, स्कैनर में पॉजिटिव एनर्जी दिखा दी, ठीक है। बट ये चीज जब तक आप नहीं, बेसिक प्रिंसिपल को आप ओवरकम नहीं कर सकते, जब तक उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो अब तो आपका वास्तु परफेक्ट नहीं होगा। एक चीज और बताता हूँ प्लीज। शुभ, एक बताइए, आप घूमने कहीं जाते हैं हिस्टोरिकल पैलेस? समटाइम्स, रेयरली। कहाँ, जैसे एग्जांपल? historical places like you are talking about some spiritual places? नॉट स्पिरिचुअल, हिस्टोरिकल पैलेस लाइक forts Forts and all were हाँ। recently like 3 months before I visited Jaipur.
वहाँ के किले एंड ऑल वी हैव ओके, जब आप वहाँ एंटर करते हो आपको क्या लगता है? बड़ी खाली खाली वाइब्स आती है, पॉजिटिविटी तो नहीं आती। नहीं, ये हर जगह नहीं। देखिए हमेशा एक चीज होती है वास्तु, पहले क्या होता है छतें ऊंची बनाते थे। हाँ, अगर नेगेटिविटी आती ना तो व्यक्ति विजिट न करते। टाइम्स अगेन पीपल विजिट बिकॉज ऑफ सम अट्रैक्शन। हमारे घर में भी ऐसे होती है, आजकल छतें कम होती जा रही हैं। और जब छतें कम होती जा रही ना तो आजकल क्या होगा, ट्रेंड लोग फटाफट कहते हैं बाहर जब भी मौका मिले घूम कर आओ, घर से बाहर जाओ। आउटिंग होती है ना मोस्टली। यही रीजन है क्या उसका? बिल्कुल, जब तक जैसे जैसे हमारा ब्रह्म स्थल कम होता जाएगा, कम ऊंचा होता जाएगा, घर में दिल नहीं लगेगा, बाहर दिल लगेगा। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है, आजकल जो बिल्डर भी फ्लोर बना रहे हैं ना उसमें कॉस्ट कटिंग करने के लिए वो छतें वगैरह नीचे बनाते हैं। My God. पहले जो थी वो ऊंची होती थी। अच्छा एक चीज़ और देखो, मैं बड़े डिफेंस ऑफिसर्स के घर गया, मेरा टीचिंग का भी काम था पहले, तो मैं उनके बच्चे पढ़ाने गया था, तो मैं देखता हूँ उनके घर में ये ऊंची दीवारें होती, अंग्रेज टाइम के बने होते थे। और वहाँ पर सारी पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता, शांति महसूस होती थी, घुटन नहीं महसूस होती थी। आपका ब्रह्म जितना दब जाएगा उतनी घुटन आपको महसूस होगी, घर में दिल नहीं लगेगा। और इस ये वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रह्म दोष है। हाइट का, छत का, हाँ, आपके घर की छत की हाइट छत का। ब्रह्म स्थल में भारी सामान रखना वो भी हमारा ब्रह्म स्थान का दोष है, उसमें नेगेटिव एलिमेंट रखना वो है। और छत का नीचे होती रहना ये भी हमारा वास्तु दोष है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक तो छतें कम, ऊपर से फॉल सीलिंग करा ली। सजावट के लिए और डेकोरेट अच्छा लगता है यार। तो उनका क्या होता है, वो रोज अपने आए काम से, उसके बाद शाम को क्लब गए, ये गए, थक गए, सोए, फिर ये होगा, ये रूटीन होता है। तो पहले जो कोई वास्तु का एक सिंपल सी चीज है ये एक, जी। और इससे क्या किया, रूटीन उनका खराब कर दिया। ना हेल्थ अच्छी रहेगी, थोड़े टाइम के बाद वो स्लगिश माइंड होगा, डिसीजन प्रॉपर नहीं होगी, वेल्थ में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वास्तु का असर आ गया, रिश्तों में तनाव होगा, ये सारी चीजें होती है। तो वास्तु इनफैक्ट ये वास्तु एक चीज है जो हर किसी को माननी चाहिए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। और जितना जल्दी जो मान ले उसको उतनी जल्दी बेनिफिट मिलेंगे। हाँ, अब ये जरूरी नहीं कि कोई गरीब है तो उसके लिए बहुत ही उसकी रेमेडीज को चाहिए, नहीं, छोटे छोटे रेमेडी करे ना। मेन डोर के आगे शाम को सूर्य अस्त के बाद तेल का दिया जलाए, बल्कि अगर पॉसिबल हो तो घी का दिया जलाए। लक्ष्मी जी का आगमन होता है। अब दिया जलाने में भी इंपॉर्टेंट चीज है, दिया ये नहीं कि उसके फर्श के ऊपर रख के जला दिया, थोड़ी ऊंची जगह पर गए, कम से कम थ्रेशोल्ड लेवल पर आए, जो दहलीज होती है ना उस लेवल पर आए और जलाए। नेगेटिव एनर्जी भागेगी, स्टेबिलिटी आएगी, इनकम आएगी, हैप्पीनेस आएगी। ये कर सकते हैं। अगर नहीं जला सकते घी का तो तेल का जला दे, सरसों के तेल का। पहले से जलाते थे। बिल्कुल। पहले लोग क्या होते थे, उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं होती थी, जी। तो जो मेन उनकी एंटर थी वहां पर वो होता है जहाँ पर लोग बैठ भी सके दोनों साइड में डोर के, वहां पर वो रात को दिया रख के सोते थे कि वहां जलते रहे। प्रॉस्पेरिटी आती थी, इनकम कम थी, साधन कम थे, और फैमिली बड़ी थी। लेकिन क्या कभी आपने देखा स्टारवेशन से मरे हैं, भूखे मरे हैं? नहीं ना, पूरी फैमिली पालते थे। इसी चीज से एक चीज और आ गई मेरे को, आजकल ना न्यूक्लियर फैमिली हो रही है कि हस्बैंड वाइफ बच्चे। इज इट गुड और बैड? इनफैक्ट इज बैड, वर्स्ट। यस मैं सर, आई डू एग्री विद यू। एक बड़ी फैमिली होती है, लोग इससे दूर भागते हैं क्योंकि इसमें चिक चिक होगी, लोग विचार नहीं मिले, ये सब होता है। विचार तो कई बार ना न्यूक्लियर फैमिली में भी नहीं मिलते। लेकिन ज्वाइंट फैमिली का फायदा क्या होता है, मान लीजिए 10 व्यक्ति हैं, वो कंबाइंड रह रहे हैं, दशा सबकी तो अच्छी नहीं हो सकती। 2 व्यक्ति की दशा अच्छी है, 8 की खराब है, तो जिन 2 व्यक्ति की दशा अच्छी है ना वो बाकी 8 व्यक्तियों की दशा को संभाल लेंगे। क्या बात है। ये एक सीक्रेट है। ये भी मनन चिंतन करने पर याद है, बुक में नहीं लिखा हुआ ये। जब हम पीछे अपने पूर्वजों का रिकॉल करते कैसे होते थे, क्या कुछ है अपने, क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर होम है ना वहाँ पर हम देखा ये सब चीज़ें थी, तो वहाँ से ये नॉलेज मिली है। गॉट इट, परफेक्ट। एंड जिस तरीके से आपने छोटी-छोटी चीज़ों को इतने अच्छे से तरीके से समझाया, ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि वास्तु के दोष क्या होते हैं और वास्तु में एक्चुअल में हमें क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या-क्या ऑब्जर्व करनी चाहिए और क्या बदलाव करने चाहिए। ठीक है शुभ, मेरा जी। एम यही होता है कि अगर मैं किसी दर्शक को बता रहा हूँ तो इन डेप्थ बताओ, राइट। क्योंकि वो आधी इधर उधर की चीज़ें तो सुनकर
वो सुनते हैं, एक कान सुनते दूसरे से निकाल देते हैं। जी लेकिन जब उनको लॉजिक पता लगेगा कि ये इसके पीछे ये लॉजिक है, उसको अपनाना शुरू करेंगे वो, और वो अगर अपनाएंगे तो उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। और अगर प्रॉस्पेरिटी बढ़ी ना तो ये हमारा एक अच्छा कर्म हो जाएगा, एब्सोल्युटली क्योंकि हमने ना बिना किसी उसके निस्वार्थ भाव से अपने दर्शकों को बताया कि भाई आप ऐसे कीजिए, और उन्होंने वो किया, और ये करने पर उनकी प्रॉस्पेरिटी है तो उसका क्रेडिट हमें भी मिलेगा, हमारे अच्छे कर्म हो गए। ये भी बिल्कुल एक सर पॉजिटिव चीज है ना। बिल्कुल ठीक है एंड साथ साथ हम मैं चाहूँगा कि हम दर्शकों के साथ थोड़ी पामिस्ट्री पे अभी बात करें क्योंकि वास्तु मेरे हिसाब से एक पॉडकास्ट तो मेरे को लगता है सफिशिएंट नहीं होगा। इतना कुछ है अभी भी वास्तु में जो रह रहा है और ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि और इनसे जितनी चीज़ें हम समझ पाएँ वास्तु से रिलेटेड लेकिन पामिस्ट्री को भी थोड़ा-सा हम यहाँ पे टच करने की कोशिश डेफिनेटली करते हैं। एक चीज मैं बस बोलना प्लीज़, चाहूंगा, प्लीज़। इसमें ये मेरी अतिशयोक्ति नहीं, मैं बता रहा हूँ मेरे पे क्वालिटी है। कभी आप सोचो कि हमने आपकी तारीफ कर रहा है। मैं अगर चाहूँ ना, एक रूम के ऊपर, एक रूम की वास्तु के ऊपर 5 घंटे बोल सकता हूँ, सिर्फ एक रूम के ऊपर। उसमें अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, वास्तु दोष सब कुछ सब बता सकते हैं आप। सारी चीजें बता दूंगा कैसे कुछ होता है, कि बस 5 घंटे बोलना सब चीज़ की क्या चीज होती है, इसका ये फैक्ट है, क्या रेमेडी होगी, क्या कुछ होगा। मेरे पास है जो वास्तु सीखते हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको मैं प्रैक्टिकल उनको 11 वो देता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन, कि अपने जी। साथ जाता हूँ कि भाई ठीक है यहाँ पर ये चीज़ है, ये समझो। जी। मेरा ये एम नहीं है कि अगर मैंने सिखा दिया उनको तो कल को मेरे कॉम्पिटिटर बनेंगे, नहीं बन सकते कॉम्पिटिटर। उनकी नॉलेज बढ़ेगी, लेकिन जितनी उनकी नॉलेज बढ़ेगी साथ साथ उससे कहीं ज़्यादा मेरी बढ़ती रहेगी। क्या बात है! क्या बात है! तो परफेक्ट। ज्ञान को हमेशा ना देना चाहिए, और रही बात ये ज्ञान देने की, आप पामिस से पूछे, पामिस में कोशिश करता हूँ बताओ आपको। I'll try। देखिए डेफिनेटली कहते तो यही है, मैंने शुरुआत में भी कहा था कि कहते हैं मरने से लकीरें मिट जाती हैं और जिंदा रहने से लकीरें बदल जाती हैं। तो मेरा सवाल यही है आपसे, क्या हम जो लकीरें इस दुनिया में पर लेकर आते हैं जब हम पैदा होते हैं और जब अब मरते हैं, क्या हमारी लकीरें बदल चुकी होती हैं हाथों की? इसमें आधी हकीकत है और आधा फसाना है, बताता हूँ कैसे। बताइए। मेन जो लाइन्स होती है, जैसे हमारी लाइफ लाइन हो गई, हार्ट लाइन हो गई, हेड लाइन हो गई, फेट लाइन हो गई, इनमें बेसिकली ज़्यादा बदलाव नहीं होता, कुछ 19-20 का चेंजेस हो सकता है। ओके। बाकी छोटी होती है माइनर लाइन, उसमें ड्रास्टिक चेंज हो जाते हैं। ओके। और इनफैक्ट मेरे पास जो आते हैं ना पामिस्ट्री कंसल्टेशन के लिए, मैं उनको एक ही एडवाइस देता हूँ कि भाई आज आपने कंसल्टेशन की ना, इसका A4 साइज का फोटोग्राफ अपने दोनों हाथ का रख लो। अगली बार जब आप कंसल्टेशन के लिए आओगे ना, तो आप उस टाइम का फोटोग्राफ और ये फोटोग्राफ दोनों लेकर आना। अलग वो होती है। मैं बताता हूँ, क्योंकि रिसर्च है मेरी, मैं एनालाइज करता हूँ कि उस टाइम क्या थी, क्योंकि मैं रिकॉल नहीं कर सकता इतने लोगों का। मैंने देखा कि माइनर लाइन में ये चेंज थी, अब ये चेंज हुआ। तो मैं ये देखकर नहीं, अब पहले क्या चेंज था और अब क्या चेंज हुआ है, उसके बेस पे उनका फ्यूचर प्रेडिक्ट करता हूँ कि अब आपके साथ ये होने वाला है, और एग्जैक्टली वही होता है। तो बेसिकली माइनर लाइन चेंज होती है, मेजर लाइन चेंज नहीं होती। टाइम के साथ साथ एक चीज जरूर है, किसी लाइन के ऊपर आइलैंड होगा या कुछ नेगेटिव साइन होगा या पॉजिटिव साइन होगा, उसमें चेंजेस जरूर आते हैं। जैसे मेरे पास एक था क्लाइंट, उसके ना 48 एज से और उसके 60 की एज तक फेट लाइन पे आइलैंड बना था। तो बाकी सब बहुत अच्छा था, सब कुछ थी। मैंने कहा आपके ना ये थोड़ा टाइम है 10-12 साल का, ये बहुत ही क्रिटिकल है। ओके। इसमें आप ज़्यादा आप नया न्यू वेंचर आपने नहीं करना है, जो चल रहा है उसको करो सेफली, ज़्यादा आपने किसी को क्रेडिट नहीं देना, ठीक है? और आपने क्या करना है कि जितना आपने जो आपकी गुड्स है उतनी बन रही है उतनी बनाओ, और उसकी कैश पेमेंट हो या मैक्सिमम उससे चेक साथ साथ दे दो। ठीक है। आपने अगर उसको वो उधार दे दी तो आपका वापस नहीं आएगा। और उन्होंने मेरी बात को नहीं माना, फिर रोते हुए आए कि ये हो गया। मैं क्या कर सकता हूँ, हमने तो समझाया था। मैंने आपको समझाया था। फिर मैंने कहा चलो आप बैठो, मैं आपको बताता हूँ आगे आपके। फिर मैंने उनको पूरा समझाया कि आइलैंड है, जब इस तक है, इसका ये इफेक्ट होता है। फेट लाइन में आ गया, आपके फेट को हैम्पर कर रहा है। आइलैंड का होना या कुछ एक लाइन जो दो उसमें फॉक में बच जाती है, दिस इज टेस्टिंग टाइम। क्योंकि एनर्जी को जो आइलैंड होता है वो एक जगह पर बांध के रखता है, घुमाता रहता है, और फॉक जो होते हैं वो एनर्जी को डाइवर्ट कर देती है। गॉट तो इट। ये छोटी छोटी चीजें जो हर लाइन में देखने चाहिए। कई बार स्टार होता है। अच्छा एक चीज और, प्लीज। कई मेरे पास क्लाइंट आए हैं जिनके हाथ में फेट लाइन नहीं है और फिर भी वो सुपर रिच है। तो कैसे फे ऐसा? हाँ, हाँ, फेट लाइन अगर नहीं है जी।
तो इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति का भाग्य नहीं, उसकी सनलाइन अच्छी हो सकती है, या उसके उसके या उसकी स्पाउस की फेट लाइन बड़ी अच्छी हो सकती है, उसकी बच्चे की फेट लाइन अच्छी हो सकती है, क्योंकि जो उनको मिलना है वो किसके थ्रू मिलेगा, उसके थ्रू ही मिलेगा ना, तो काम चलेगा। अच्छा, एक और मिसकंसेप्शन है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। फेट लाइन से लोग विचार करते हैं कि भाग्य का, जी बिल्कुल सही। अगर सीधी फेट लाइन हुई ना, ये एक रहस्य है और मेरी रिसर्च भी है। अगर सीधी फेट लाइन है तो व्यक्ति समझो अपने जीवन से सुखी है, उसको जीवन से शिकवे शिकायत नहीं है। किसी लहराती हुई फेट लाइन है या उसमें कट वगैरह, तो उसको अपने जीवन से बहुत ज्यादा शिकायतें होंगी। तो बेसिकली फेट लाइन शो करती है कि आदमी कितना कंटेंटेड है, कितना संतुष्ट है लाइफ से। अभी आपने कहा कि अगर उसकी फेट लाइन नहीं है तो हो सकता है कि स्पाउस की या उसके बेटे की या बेटी की फेट लाइन उसकी लाइफ में हेल्प कर रही है। अगर किसी व्यक्ति की शादी होती है तो दोनों की लकीरें आपस में मिल जाती हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लाइन्स जो होती है, मेरी लाइन, दे आर डेस्टिनी, जो हमारी गॉड ने ये पामिस्टिक क्या है, या हम कहेंगे हमारा हाथ क्या है, ये भगवान का बनाया हुआ हॉरोस्कोप है जिसमें जरा भी त्रुटि नहीं होती, बशर्ते सामने वाला पढ़ पाए इसको। अब मान लेते वाइफ है, वाइफ के उसमें मान लो राजयोग है जी। और हस्बैंड में नहीं है राजयोग। अब वाइफ तो कमाती नहीं है, कमाएगा हस्बैंड, हम मान के चलते हैं। तो क्या होगा कि उसको, वाइफ को राजयोग मिलने हैं, किसके थ्रू मिलेंगे, आदमी के थ्रू। वो कमाएगा, उसको इनकम हो जाएगी, लेकिन वो खुद एंजॉय नहीं कर पाएगा। ये चीज होती है, लेकिन आएंगे पैसे। अच्छा, मान लो फेट लाइन नहीं है या बेकार है फेट लाइन, और सनलाइन उसकी बहुत अच्छी है, तो समझो कि जो आपकी फेट लाइन की वीकनेस, इसको इसने ओवरकम कर लिया। क्या होती है सनलाइन, क्या होती है ये भी बता दो दर्शकों को प्लीज। देखिए, ये हमारी जो उंगली होती है ना, सन फिंगर होती है, अपोलो फिंगर। ओके। यहाँ पर ये जो देखो मेरे हाथ में लाइन देख रहे हो, ये वाली चीज, जी। ये सन लाइन है, ये बड़ी अच्छी है, ओके ओके। शार्प है, तो ये लंबी है, तो ये हमारी होती है। अच्छा, उसके बाद आवा, मान लेते सन लाइन भी हमारी इतनी अच्छी है, लेकिन हेड लाइन, लाइफ लाइन ये अच्छी है, तो भी ये ओवरकम कर देती है इन चीजों को। जो बोलते हैं ना कि नहीं फेट लाइन नहीं जी। है तो इसका मतलब किस्मत ही नहीं, दैट्स एब्सर्ड। उनकी नॉलेज छोटी है, ज्यादा उनकी नहीं है। तो खाली किसी एक लाइन का देखो, हैंड एनालिसिस जब करते हैं ना, जी हैंड जी जी। एनालिसिस में हम ये नहीं कि हम उसको 5 मिनट में, मेरे पास आते हैं, मैं तो उसको बकायदा टाइम लगाता हूँ, और क्योंकि मुझे एक एक चीज को देखना होता है, उसके बाद में कंफर्म करते हैं फिर पास में ऐसा हुआ, क्योंकि कंफर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट। अगर वो कहता है पास में ऐसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब मैं अपने एनालिसिस में कोई गलती कर रहा हूँ, फिर दोबारा से रियलाइज करना शुरू कर रहा हूँ। ओके। क्योंकि जब तक मैं वहां से शुरू होगा तो आगे फ्यूचर में कैसे पहुंचूंगा। एब्सोल्युटली ठीक है। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा बिसाइड दिस, अगर मान लो ये भी मान लो लेट अस से ज्यादा अच्छे नहीं है, पर्वत माउंट्स अच्छे होने चाहिए, माउंट्स अगर अच्छे हुए तभी इनको ओवरकम करें। तो किसी एक लाइन की कमी या ज्यादा होने से डेस्टिनी का फर्क नहीं पड़ता, पूरे हैंड एनालिसिस करना पड़ता है। जो एक लाइन को देखकर प्रेडिक्ट करते हैं ना, उनकी 50% ठीक और 50% गलत होती है, फिर वो कहते हैं क्लाइंट नहीं आता। और साथ साथ ठीक है, ये बात मैं आपकी समझ गया, लेकिन यहाँ बात अगर हो रही है सन लाइन की, साथ साथ मनी लाइन की हम बात करते हैं। मनी लाइन कैसे मैं देख पाऊंगा अपने हाथ में, बेसिक तरीके से हर एक उस ऑडियंस को जो समझ आ जाए कि अगर ये लाइन ठीक है तो मनी का फ्लो बना रहेगा। ओके, मैं बताता हूँ मनी लाइन में क्या होता है। मनी लाइन देखो, फेट लाइन को बोलते हैं, सन लाइन को बोलते हैं, और एक मर्क्यूरी लाइन को बोलते थे। मिलाकर नहीं, तीनों में कोई भी ये मनी देती है, तीनों तीनों मनी को अट्रैक्ट तीनों कर। मनी को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। सन लाइन हो गई, फेट लाइन हो गई, इसको सैटर्न लाइन भी बोलते हैं, शनि की रेखा, ओके। या फिर बुध की रेखा, व्यापार रेखा भी बोलते हैं। ये तीनों से धन आता है। क्या बात है। और एक लोगों में एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमारे धन रुकेगा कि नहीं रुकेगा। पैसा टिकेगा कि नहीं टिकेगा। कमा तो लिया, हाँ कुछ जी। लोग कमाते हैं उसको लेविशली खर्च कर देते हैं, लेकिन वो टिकेगा कितना, ये डिपेंड करता है उसके हाथ में मनी ट्रायंगल है कि नहीं है। मनी ट्रायंगल बताता हूँ, देखिए मैं अपने हाथ में दिखाता हूँ, ये नजर मत लगाना भाई, ये देखो, ये मेरा इतना बड़ा मनी ट्रायंगल है। ओके। ठीक है, हेडलाइन, फेट हेडलाइन, लाइफ लाइन और मर्क्यूरी लाइन, इनसे मिलकर जो एक ट्रायंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड द मनी ट्रायंगल या मनी सेविंग ट्रायंगल। ट्रायंगल। जिसके हाथ में ये बन गया तो मनी रुक जाएगी, वो सेव कर लेगा। जिसमें नहीं रहा वो कमाएगा लेविश, खर्च करेगा लेविश। चलो,
मैं दिखाने वाला हूँ अपना हाथ आपको आफ्टर दिस पॉडकास्ट। हाँ, ये मोस्ट वेलकम। डेफिनेटली सर। और देखिए, हाथों में ना बहुत सारे क्रॉसेस भी तो होते हैं। हम्म, किसी के हाथ की लकीरें बिल्कुल साफ दिखेंगी, कट्स नहीं दिखेंगे, लेकिन किसी किसी के हाथ में ना बहुत सारे क्रॉसेस हैं, कटिंग्स है हर लाइन के ऊपर। अच्छा, उसका मतलब बताइए। जिसके हाथ साफ हैं जी। उसको ज़्यादा टेंशन नहीं होती। लाइक वो जो कोई विषम या सम परिस्थिति उसमें दोनों में वो केयर फ्री रहता है, आराम से रहता है, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं होती। जिसके हाथ में ज़्यादा कट है वो छोटी-छोटी चीज़ों बात पे बहुत ज़्यादा सोचता है, चिंताएँ करता है। जितने हाथ में कटी-फटी लाइनें उतनी हाथ में चिंताएँ होंगी। लाइन जो कटी होती है वो डेफिनेटली फ्लो ऑफ एनर्जी को रोकती है, लेकिन साथ-साथ वरीनेस देती है, चिंताएँ। जितने हाथ में रेखाओं से भरा होगा, अच्छा जितना रेखाओं से भरा हो उतनी उसकी डाइवर्सिटी होगी जी। व्यक्ति की, और लेकिन कटफट वाली जितनी होगी उतनी ज़्यादा चिंताएँ होंगी, उतना ज़्यादा तनाव होगा, उतनी ज़्यादा उसको समस्या भी आएँगी। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, मुझे नहीं लगता कि ये आप बताएँगे या नहीं बताएँगे, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ, डेथ की अगर बात करते हैं, क्या हम अपनी हाथों की लकीरों से ये तक पता लगाया जा सकता है कि मृत्यु कब होगी हमारी? यस, बिल्कुल बता सकते हैं हम हाथ की हम लाइफ़लाइन से बता सकते हैं, नाखूनों की पोजीशन से बता नाखूनों की कलरिंग से बताते हैं, ओह माय गॉड! टीथ की कलर से, और साथ में फेस रीडिंग में तो मैं इनको सिखाता हूँ कि हमारे कौन-कौन सिम्पटम्स हैं जो बता देती है। चलो एक चीज़ बताता हूँ, एक थंब रूल बताता हूँ। ये हमारा अंगूठा ना, जी। ये हमारी वाइटैलिटी शो करता है। अगर किसी व्यक्ति का अंगूठा जो बीमार है हुआ है, ये होते थे ऐसे आना शुरू हो जाए, ऐसे जैसे उँगली से ऐसे मिलना शुरू हो जाए। जी, जी। तो देखिए दर्शक ऐसे देखिए, ऐसे मिलना शुरू हो जाए, तो ये इंडिकेशन होती है अब उसका लास्ट टाइम आ गया है। जब हाथों को ऐसे हम करते हैं हम बेसिकली, तो देखते हैं ये तो हमारा ठीक है, ठीक है। हमारा ये वाइटैलिटी है, लेकिन अंगूठा धीरे-धीरे नेचुरली ऐसे-ऐसे होना शुरू है, इसकी जो हमारी इंडेक्स फिंगर है जो दबना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब वाइटैलिटी खत्म हो रही है, अब दिस इज़ द एंडिंग टाइम। ओह माय गॉड! आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए ना, जिस वेवलेंथ में आप पूछेंगे मैं उस वेवलेंथ में आपको आंसर दे दूँगा। और साथ-साथ लाइफ़लाइन में ईयर भी पता लगाया जा सकता है, इस बिल्कुल, साल हो किसी सकता है। किसी भी लाइन में हम एज को काउंट कर सकते हैं, दैट इज़ हेडलाइन, लाइफ़लाइन, फेट लाइन, कोई भी लाइन हो, हार्ट लाइन, कुछ भी हो, टाइम की कैलकुलेशन होती है, सबकी अलग-अलग होती है। चलिए, ये तो पता लग गया कि हाँ, ये चीज़ें भी पता लगाई जा सकती हैं और यहाँ तक कि हमें अपना करियर सेलेक्ट करना है, लाइक लेट्स सपोज़ समवन वांट्स टू डू बिज़नेस, कुछ लोगों को जॉब करनी है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा, तो वो अपनी जीवन की जो रेखाएँ हैं, अपने हाथों की रेखाएँ, इनसे कैसे पता लगाया जा सकता है कि व्हिच करियर दे वांट टू चूज़? ये व्यक्ति नहीं बता सकता, लेकिन पापे से बता सकता है। पामिस्ट ये भी बता सकता है? बिल्कुल बता सकते हैं, आपका करियर किस फील्ड में होगा, क्या-क्या आपकी इंक्लिनेशन है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, हाथ से पता लग जाता है। ओके। मेरे पास तो आता है, मैं फेस देख के बताता हूँ, मैं हाथ की ज़रूरत ही नहीं, फेस से पता लग जाएगा। ऑफ कोर्स यू आर अ फेस रीडर एज़ वेल एंड मैं चाहूँगा कि हम एक कुछ तो आपसे सवाल करें फेस रीडिंग से भी। कैसे पता लगाया जा सकता है कि ये व्यक्ति बहुत अमीर है, फेस देख के, या इसके पास मनी का बहुत फ्लो आने वाला है और ये बनने वाला है करोड़पति? सबसे सिंपल सवाल है, चलो, प्लीज़ बताइए। एक ना नोज़ की शेप और एक फॉलिंग लाइन्स, ओके। ये आपको बता देगी हमारी कितनी रिटेंशन ऑफ मनी है, कितनी उसकी अर्निंग कैपेसिटी और क्या कुछ है। क्या उसका समाज में रुतबा होगा, ये इम्पोर्टेंट होती है। कान जो होते हैं वो इंटेलिजेंस लेवल बता देते हैं। ये जो आइस ब्रोज के ऊपर का एरिया, ये करियर ग्रोथ बता सकता है, ओके। ठीक है? ये हमारे चीक्स, ये हमारी सोशल इन्फ्लुएंस बता सकता है। जी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किसी एक ची अगर मैं किसी नॉज़ के ऊपर करूँ ना, किसी दिन पॉडकास्ट कीजिए आप नॉज़ के ऊपर, मैं 2-3 घंटे नॉज़ के ऊपर बोल दूँगा। सिर्फ नोज़ पे? नॉज़ से बता दूँगा स्टैमिना कितना है उसकी, वेदर स्पेंट थेरेपी है या फिर वो माइज़र है, क्या कुछ है, ये सब बता दूँगा। उसकी कितनी मनी रिटेंडिंग वो है, रिटेंशन कैपेसिटी है, क्या कुछ है, कितनी पैसे, कितनी पावर उसके पास होगी, सब पता लग जाता है। ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप व्यक्ति को नहीं बताते, उसकी हाथ की रेखाएँ देख के, जो आप अपने खुद ही मन में छुपा के रखते हो? क्या देखो, लगता है? हम कभी भी किसी को ना उसकी डेथ के विषय में नहीं बताते, ओके। और ये हमारे गुरु ने गाइड किया कि इसको इस ना एस्ट्रोलॉजी में ना इसमें। हम सिर्फ ये कहते हैं, भई अब आपका थोड़ा टाइम ना थोड़ा क्रिटिकल, आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दीजिए। आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यू आ सकते हैं, क्योंकि जब भी डेथ होगी हेल्थ रिलेटेड इश्यू आएँगे। वाइटैलिटी वीक होगी। देखिए हमारे शरीर में चाहे वास्तु हो, पामिस्ट्री हो, एस्ट्रोलॉजी हो, पंचतत्व है,
धरती, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अगर इसमें इम्बैलेंस हो जाए, कमी हो जाए या अधिकता हो जाए, तो रोग होगा। पॉइंट। आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। प्लीज। मैं किसी क्लाइंट के यहाँ गया, उसकी न्यूली मैरिड था वो, और जब मेरे ख्याल से उसकी शायद 3 या 4 महीने उसकी शादी को हो गए थे, वो वाइफ आई, तो उसने भी कहा नमस्ते अंकल, मैंने नमस्ते बेटे ब्लेस किया, मैंने अचानक हाथ को देख लिया, ओके। हथेली को, उसमें रेडिशनेस थी। मैंने बेटे खुशी आने वाली है। शी वाज स्टोरीज, कहते किस चीज़ की खुशी है? मैंने बेटे घर में किलकारी गूंजने वाली है। हस्बैंड वाइफ दोनों चौंक गए, किसको उन्होंने नहीं बताया था। अब पता कैसे लग गया? कलर से पिंकनेस की बढ़ गई थी हथेली की। तो ये चीज़ ना बड़ी वो होती है। देखिए शुभ, मैंने अपने कॉलेज लेवल से ना ये फेस रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी वगैरह इनके वो करना शुरू कर दिया था, स्टडी करना। 10 साल तक तो मुझे पता ही नहीं लगा कि ये होती क्या है, फिर धीरे-धीरे पता लगी ये हुई। थोड़ा बहुत मेरे फादर से मैंने सीखा, उनको अच्छी नॉलेज थी पामिस्ट्री की, और फिर बाकी मैं प्रॉपर गुरुओं से मैंने ली, और उसके बाद मेरी स्टडी। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँगा अपने दर्शकों की, अगर आपने कोई भी विद्या सीखनी है ना, तो इसको जो भी आपने विद्या सीखनी है उसको स्टडी करो, लगकर ऐसे करो जैसे कि आपकी लवर हो या आपका लवर हो। महबूब या महबूबा है, उसकी तरह इसको करो, टाइम दो, तो ये आपको बहुत कुछ देगा। और देखिए, किसी को अगर वास्तु और ये सीखना हो, पामिस्ट्री सीखनी हो, तो आप मदद कर सकते हैं उनकी? हाँ, हाँ, मैं हमेशा ना, मेरी एक प्रिंसिपल है, मैं जो भी नवरात्र, एक शरद होता है और एक ग्रीष्म होते हैं, दोनों नवरात्रों से मैं अपने बैचेस शुरू करता हूँ, और मेरी स्पेशलिटी ये है, मैं एक बैच में 11 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं लेता। 11 स्टूडेंट एस्ट्रोलॉजी के, 11 पामिस्ट्री के, 11 वास्तु के, 11 न्यूमरोलॉजी, 11 फेस रीडिंग के, और 11 चक्रा हीलिंग के। क्या बात है। जो इसमें आ गया डेस्टिनी भेज दिया, ठीक है, नहीं तो मैं कहूँगा अगली बार आप करना। और वो कहता है, वो कहीं कहते हैं आप हमारी एडवांस बुकिंग कर दो, मैं नहीं, दिस इज डेस्टिनीज कॉल। जिसको डेस्टिनी भेजेगी वो मेरे पास आएगा, जिसने नहीं, जिसको नहीं भेजेगी वो नहीं आएगा। तो मैं इस पे ज़्यादा ऐड भी नहीं करता, 1-2 बार ऐड करता हूँ फेसबुक पर, और उसमें आ जाते हैं जिसने सीखना होता है। और फिर जिसे सीखना होता है वो होता ये है, एक कोई भी विधा सीखने आता है और सारी विधा सीख के जाता है। क्या बात है। एंड ऑब्वियसली बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने चीज़ों को समझाया, और जाने से पहले मेरे को कुछ आप एक ऐसी गाइडेंस दे पाएंगे कि फॉर द ऑडियंस रिलेटेड टू वास्तु, कि बस ये छोटी छोटी चीजें ठीक कर लो अपने घर में, सिचुएशन ठीक हो जाएगी, कोई भी परेशानी हो वो दूर रहेगी, कुछ भी बेसिक चीज बस बता चलो मैं दो। जस्ट टिप देता हूँ। सबसे पहले देखिए, बस। आपका मेन डोर है ना, हम्म। यदि उसके सामने कोई भी वेदा है, तो भगवा मिरर लगा लीजिए। ओके। घर का दरवाजा कोशिश कीजिए कि अंदर की तरफ है, ना कि बाहर की तरफ। ओके। तीसरी चीज, अगर दरवाजे में आवाज है तो उसको प्रॉपर ऑयलिंग कीजिए, आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक है। कई लोगों के यहाँ ना दरवाजा थोड़ा सा ढीला हो जाता है और वो जमीन से अड़ना शुरू हो जाता है। जी दैट्स बिल्कुल। रॉन्ग। अगर किसी घर में मेन डोर बाकी डोर के मुकाबले छोटा है, तो उसको इमीडिएटली आप उसको कंस्ट्रक्शन करके बड़ा बनवाइए। मेन डोर बाकी सब डोर से बड़ा होना चाहिए। ओके। अपने ब्रह्म स्थल को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। नॉर्थ ईस्ट में जल का थोड़ा बहुत समायोजन हो सकता है, जल की मतलब जैसे अंडरग्राउंड वाटर टैंक बहुत अच्छा है। और यहाँ पर ना तो भारी सामान रखना, कुछ लोग भारी मंदिर बना देते हैं, भारी मंदिर भी नहीं रखना है। इनफैक्ट अगर मंदिर थोड़ी भारी भी रखना है तो ईस्ट में कर लो ना आप। जी। नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इज द डायरेक्शन ऑफ मेडिटेशन। ध्यान के लिए, ध्यान मुद्रा में बैठने के लिए, आपकी आध्यात्मिक जो ऊर्जा है उसको जी। एनहेंस करने के लिए। पूजा जो है उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, साथ में ब्लेसिंग्स भी आती है। लेकिन ये मंदिर भारी होगा तो वो, देखिए एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, नॉर्थ ईस्ट जितना भी ज्यादा भारी होगा, व्यक्ति के और सदस्यों के दिमाग पे उतना ही तनाव रहेगा, दिमाग भारी रहेगा। इसके अलावा आप वेस्ट और साउथ में ज्यादा खिड़की दरवाजे ना रखें, और यदि रखें तो उसको मोस्ट ऑफ द टाइम बंद रखें। घर के 3 दरवाजे यदि एक ही सीध में है, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। ऐसे केस में बीच वाले दरवाजे पर पर्दा रख लीजिए, या बीच वाला दरवाजा बंद रखिए, या कोई सा एक दरवाजा बंद रखिए।
ऑफ एंड ऑन ही खुलना चाहिए मजबूरी में, अदरवाइज नहीं। मोस्ट ऑफ टाइम इसको क्लोज रखिए वास्तु दोष। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर एक चीज में होंगे ना, पॉजिटिव एनर्जी आएगी और टकरा के सीधी वो टकराए, कहीं वो स्कैटर नहीं होगी। एक सिंपल सा जैसे लाइट होती है ना, वो टकराती है उसके बाद स्कैटर होती है, तो वैसे ही हमारी पॉजिटिव एनर्जी भी अगर किसी ऑब्स्टिकल से टकराकर स्कैटर नहीं होगी तो घर में नहीं रुकेगी। अच्छा, कुछ लोगों के घर में एक और बड़ा वास्तु दोष मैंने देखा है कि उनके घर के मेन डोर के सामने एक डोर हो गया, उसको अवॉइड कीजिए। एक दोष जो कि मेरे घर में भी मैंने इसकी रेमेडी की, बट मेरे में क्या, बिकॉज इट इज ए फ्लैट, मेरे पास ऑप्शन नहीं थी। जैसे मेरा मेन डोर है ना, मेन डोर के बिल्कुल लगते ही मेरा वॉशरूम है। दिस इज ए बिग वास्तु दोष है, तो मैंने उसको पिरामिड लगा के रेमेडी की है। वास्तुविद होने बाद मेरे पास ऑप्शन नहीं थी, मैंने उसको जोन कट किया और साथ में पिरामिड लगा दी, वहां पर उसको मैंने बैलेंस कर दिया। बट ये एक वास्तु दोष होता है। किसी भी व्यक्ति का टॉयलेट कभी भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में हो गया ना, तो लाइलाज बीमारियां हो जाएंगी। लाइलाज बीमारी जिसका जैसे कैंसर हो गया, ब्लड ट्यूमर हो गया, कुछ और हो गया, पैरालिसिस हो गया। और यदि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में किचन हो गई, तो खासकर जो घर की महिलाएं हैं, माता बहनें, उनकी हेल्थ इश्यू आ जाएगी। गॉट इट, ठीक है जी। साउथ ईस्ट में पानी और आग का एक साथ अगर संगम हुआ, तो आपकी जो लिक्विड गैस है वो जीरो हो जाएगा, पैसा जल जाएगा आपका। नॉर्थ वेस्ट में अगर आपने अपना लॉकर रख दिया, तो पैसा पानी की हवा की तरह उड़ जाएगा। तो ये सब चीजें अपने बेड की पोजीशन कीजिए घर। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगा, हर घर में होती है, अपने घर में जंग लगा हुआ पुराना लोहा, कबाड़, रद्दी, ये सब चीजें नहीं रखनी चाहिए। क्यों नहीं रखनी चाहिए? क्योंकि जैसे आप रखेंगे ना, इसमें राहु और शनि का नेगेटिव इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और शनि और राहु ये दोनों ही ड्रेडेड प्लेनेट हैं। अगर एक बार बिगड़ जाए तो आदमी को बर्बाद कर देते हैं। इसका एक एग्जांपल दूंगा। हमारे ना एक बहुत ही फेमस किंग हुए राजा विक्रमादित्य। ठीक, जब शनि की 6.5 आई थी, तो वो बिल्कुल राजा से रंग बन गए थे। हरिश्चंद्र जो थे, उन पे शनि की जब दशा आई थी, वो देखो क्या वो जी, चंडाल की यहाँ नौकरी करनी पड़ी। तो ये शनि और राहु को मनाना चाहिए, इनको बिगाड़ना नहीं चाहिए। गॉट इट। घर में स्वच्छता रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एस्ट्रोलॉजिकल वास्तु और पामिस्ट्री सबसे रिलेटेड है, घर की महिलाओं को सम्मान कीजिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। महिला जो होती है ना, आपकी पत्नी, वो लक्ष्मी है। क्या बात है। जब वो खाना दे रही है ना, तो वो माँ पार्वती है। ठीक है, तो उसमें लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, सरस्वती कब है? जब वो आपको सलाह दे रही है, तो उसको उन तीनों गुणों को समावेशित करके उसका आदर करना सीखिए। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। देखिए, जिस घर में ना लेडीज के ऊपर वो लड़ाई होती है या कोई उनकी कहा सुनी होती है, उस घर की बरकत चल जाती है। बिल्कुल सही। और वहाँ वास्तु भी कुछ नहीं कर पाएगा, पामिस्ट्री कुछ नहीं, एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं कर पाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा, लाइफ में वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री तीनों बैलेंस होगी। यदि आप किसी का भला नहीं कर सकते, तो आपने उसका बुरा नहीं करना है। यदि आप किसी का भला नहीं कर सकते, तो आपका हक नहीं है कि उसका बुरा कर पाओ। बेशक वो आप बुरा करते हैं, उसका कारण है। यदि उसने बुरा किया, तो हमारे कर्म कट जाएंगे। हमने बुरा किया, तो उसके कर्म हमारे ऊपर आए। एब्सोल्युटली। अगर हमें कोई गाली भी देता ना, जी, और हम चुप रहे, तो हमारे कर्म कट गए। जिसने गाली दी, उसके ऊपर हमारे कर्म भी चले गए। एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड देखिए, जिस तरीके से आपने टिप्स दिए हैं, डेफिनेटली बहुत ही इफेक्टिव है। एंड लाइफ में इन चीज़ों को अगर इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो चीज़ें बदल जाएंगी। और हो सकता है कि जो सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और देखिए, वास्तु को जितनी जल्दी आप समझ लेंगे, अपने जीवन में अप्लाई कर लेंगे, सिचुएशन उतनी जल्दी रेक्टिफाई हो जाएगी। डेफिनेटली आप MK सर को रीच आउट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। कोई भी आपको एडवाइस चाहिए, वेदर इट इज रिलेटेड टू वास्तु, वेदर इट इज रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, ही इज देयर टू गाइड यू। एंड बस यही कहूंगा, जो एंड में इन्होंने बात करी कि अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, रिस्पेक्ट वुमेन, अपने घर की औरतों की रिस्पेक्ट कीजिए, हर एक उस व्यक्ति की रिस्पेक्ट कीजिए
किसी को गलत मत बोलिए, कहीं ना कहीं वहीं से भी वास्तु खराब होना शुरू हो जाता है। और ये जो टिप्स है ना यार, आई डोंट थिंक कि हमने किसी पॉडकास्ट में इस तरीके से समझी हैं। एंड थैंक यू सो मच अगेन एमके सर फॉर कमिंग, इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। बस मैं चाहूंगा कि जो भी आपके डाउट्स है कमेंट भी कर सकते हैं, कोशिश करेंगे हम उनका आंसर देने की, सर तक वो पहुंचाने की। और मिलते हैं आप लोगों से फिर से एक ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट में, एक ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। This is Shubhi signing off from our podcast. Thank you so much, everyone. And again, thank you so much, MK sir, for coming. थैंक यू। लेकिन अब मैं 1 मिनट आपका और लूँ, Please, please, sir. Please. क्योंकि मैं एक वो सीक्रेट बताने जा रहा हूँ जिसमें कि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी सब कुछ समाविष्ट है। हमें अपने चक्रास को बैलेंस करना होता है। जी, आजकल मैं देखता हूँ कि आपके बड़े पोस्ट करते हैं लोग, डराते तंत्रा ये कर देगा, वो कर देगा, ये होता है, वो होता है। एब्सर्ड। मैंने तंत्रा किया हुआ है। मैं अपने दर्शकों को एक ही चीज बताऊंगा, जब तक आपके चक्रास वीक नहीं है, दुनिया का बड़े से बड़ा तांत्रिक आपका कुछ नहीं कर सकता है। और तांत्रिक के चक्रास अगर वीक हैं तो आप तो क्या किसी मच्छर को भी नहीं कर पाएगा कुछ तंत्र। ठीक है। तो बेसिकली ये है कि आप अगर अपने चक्रास को एक्टिव करेंगे, इनको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तो आपकी एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, तंत्रास सब चीज से प्रोटेक्शन होगी। और शायद मैं ज्यादा बोल गया हूँ और नहीं बोलना चाहिए मुझे, इसी साथ आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। Namaskar. Thank you so much, sir. Thank you, everyone. Thank you.